स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है कि अगर हमें कोई भी बेटा अगर हमें एलिमेंट गिवन है, ठीक है, तो हम उस एलिमेंट का ग्रुप, ठीक है, कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करता है बेटा, कौन सा उनका पीरियड है, ठीक है, और बेटा कौन से ब्लॉक से वो ग्रुप है वो रिलेट करता है, हम उसको बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर बेटा हमें कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो हम उसका पीरियड नंबर कौन सा है, उसका ब्लॉक नंबर कौन सा है, बेटा इसका कौन सा ग्रुप नंबर है, बेटा हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करना होगा हमें सबसे पहले बेटा हमें उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ठीक है, दैट इज़ राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। जो भी बेटा हमें एलिमेंट दे रखा है उसकी बेटा हमें क्या लिखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। फिर बेटा हमें करना क्या है, सेकेंड, कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो बेटा कौन से ब्लॉक में है, क्योंकि आपको पता है पीरियड टेबल में बेटा 4 ब्लॉक हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें, आपके पास एक एस ब्लॉक है, ये बेटा डी ब्लॉक है, ठीक है, और ये बेटा आपके पास पी ब्लॉक है, और बेटा जो बॉटम पे एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो बेटा पीरियड टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद बेटा हमारा काम है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ब्लॉक को, कि वो एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, या बेटा पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, या बेटा डी ब्लॉक से, या एफ ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ब्लॉक बेटा हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबसेल में एंटर कर रहा है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो कौन सी सबसेल में एंटर कर रहा है बेटा, वही उसका बेटा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा बेटा वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। और फिर बेटा हमें फाइंड आउट करना है उसका पीरियड नंबर। अब देखो बेटा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं वन बाय वन आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा जब हम पीरियड नंबर की बात करेंगे ना, तो बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर होता है, ठीक है ना, वो ही बेटा उसका होगा पीरियड नंबर, ठीक है। हम बोल सकते हैं दैट इज मैक्सिमम नंबर, या हम बोल सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल काउंटर नंबर। मतलब जो बेटा हाईएस्ट नंबर होगा ना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वही बेटा उसका क्या कहलाएगा, दैट इज व्हाट, वो कहलाएगा बेटा उसका दैट इज पीरियड नंबर, ठीक है बेटा। और अगर बेटा हम बात करेंगे ग्रुप की, तो बेटा ग्रुप हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा जब पहले हमें बेटा ब्लॉक पता होगा। मान लो बेटा आपके पास एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का मतलब हो गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। एस ब्लॉक का मतलब बेटा यही हो गया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बेटा एंटर कर रहा है एस सबसेल के अंदर, ठीक है। तो बेटा अगर हमें ये पता लग गया कि हमारा एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक के लिए जो बेटा ग्रुप नंबर होगा वो होगा बेटा कि जो आउटरमोस्ट एस सबसेल है या जो एस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एन एस इलेक्ट्रॉन। जो आपके पास बेटा आउटरमोस्ट एन एस ऑर्बिटल है, तो इस एन एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही उसका बेटा ग्रुप नंबर हो जाएगा। अगर मान लो बेटा सेकंड, ये तो एस ब्लॉक है, मान लो बेटा हमें पता लग गया कि हमारा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक हमने कैसे पहचाना कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, एंटर करता है किसमें बेटा, अगर पी सबसेल में एंटर करता है या पी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है तो उसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो बेटा इसका जो ग्रुप नंबर होगा, अगर हमें ये पता लग गया कि इसका ब्लॉक पी है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, जो लास्ट एन एस ऑर्बिटल है प्लस एन पी ऑर्बिटल। एन का मतलब हो गया बेटा सबसे बाहर वाली सेल, आउटरमोस्ट सेल, ठीक है ना। तो आउटरमोस्ट सेल की एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस उसमें बेटा हम 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बेटा मैं आपको एग्जांपल से इस चीज़ को बहुत डिटेल से बताऊंगा। तीसरा बेटा जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। तो अब अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है तो हमें पता है बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो बेटा एंटर करेगा किसमें बेटा, दैट इज डी सबसेल के अंदर,
लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में एंटर करेगा, डी सब सेल में एंटर करेगा, ठीक है। और अब हमें पता लग गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर किया है तो डी ब्लॉक है। तो बेटा इसके लिए जो ग्रुप नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा, जो n-1d ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस बेटा जो सबसे बाहर वाली ns ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को ऐड कर दो आप, ठीक है। और बेटा आपको पता है अगर एफ ब्लॉक है तो उसमें बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक के बारे में हमें पता है कि भाई एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास ये बेटा दो कैटेगरी आती हैं, ठीक है। एक आती है लेंथेनॉइड्स, एक एक्टिनॉइड्स। एफ ब्लॉक बताओ कहाँ से ले रखे हैं, ग्रुप नंबर 3 से ले रखे हैं बेटा। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 3। अगर वो लेंथेनाइड है, ठीक है बेटा, अगर वो लेंथेनाइड्स हैं जो कि 14 होते हैं बेटा, तो लेंथेनाइड भी कहाँ से होंगे बेटा, इसका ग्रुप नंबर 3 होगा, ठीक है। और बेटा जो इसका पीरियड नंबर है, जो बेटा इसका पीरियड नंबर है वो पीरियड नंबर बेटा कितना होगा, इसका 6 होगा। और बेटा अगर ये एक्टिनाइड्स हैं, अगर बेटा ये एक्टिनाइड्स हैं तो ये भी बेटा 14 होंगी। और बेटा जो इनका ग्रुप नंबर होगा वो बेटा 3 होगा। और बेटा इनका जो पीरियड नंबर होगा वो बेटा हमारे पास क्या होगा, दैट इज 7, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास किसी भी एलिमेंट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है। अब बेटा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट बेटा हमें ये दे दिया भाई सोडियम, बताओ आइडेंटिफाई करो कि सोडियम का पीरियड नंबर कौन सा है, ठीक है बेटा, इसका ब्लॉक कौन सा है, इसका ग्रुप नंबर कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो बेटा हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p6 दैट इज़ व्हाट 3s1। अब आइडेंटिफाई करते हैं बेटा पीरियड नंबर। मैंने बताया पीरियड नंबर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर बताओ कितना है, 3। तो हमें पता लग गया बेटा इसका पीरियड नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट क्वांटम नंबर है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा। तो सीधा सा तरीका है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम नंबर होता है वो इसका पीरियड नंबर होता है। अब आते हैं बेटा इसका ब्लॉक, ठीक, कौन से ब्लॉक से ब्लॉक करता है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, एस में एंटर कर रहा है। तो हमें पता लग गया बेटा कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है ये, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक है। और बेटा अगर एस ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर हम ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे। देखो ध्यान से, अगर एस ब्लॉक है, यहाँ पर देखो, अगर ये एस ब्लॉक है तो ऑब्वियसली बात है बेटा ग्रुप नंबर क्या होगा, दैट इज एन एस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बताओ बेटा आउटरमोस्ट जो एस ऑर्बिटल है उसमें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर बेटा। तो बताओ बेटा इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। इट मीन्स सोडियम पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है, ब्लॉक एस से, और बेटा फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मान लो मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लें। अब हम मैग्नीशियम बेटा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बताओ, 12। बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 और बेटा 3s2। तो अगर मैं बात करूं इसका पीरियड नंबर, तो बताओ भाई इसका पीरियड नंबर कौन सा है, इसका पीरियड नंबर है बेटा जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो पीरियड नंबर हो गया बेटा 3। बात करें ब्लॉक, बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में एंटर कर रहा है, एस में, तो बेटा इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, एस। और बेटा बात करें ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा इसका, बेटा आपको पता है अगर ब्लॉक एस है, एस ब्लॉक है, तो ग्रुप नंबर जो आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो बेटा एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 2, ठीक है। इसी तरह बेटा हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो बेटा हमारे पास है कॉपर, और हमसे पूछा बताओ भाई कॉपर का कौन सा पीरियड नंबर है, कौन सा ब्लॉक, कौन सा ग्रुप। कॉपर का बेटा एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। तो बेटा इसकी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है बेटा। और ये होगा 3d10 4s1। देखो 29 हो गए होंगे, 4 6 10 2 12 6 18
28 और 29 हो गया बेटा। अब इसमें पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। पीरियड नंबर का तरीका क्या बताया, जो इसमें मैक्सिमम नंबर है, बताओ इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ये 1s ऑर्बिटल का बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखना, ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3d 4s 4 है, तो इट मीन्स बेटा इसका पीरियड नंबर कौन सा है, 4 है। अब फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में एंटर कर रहा है, हमें पता है डी सब सेल स्टार्ट हुई है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में ही एंटर करेगा, तो बेटा इसका जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है। और बेटा ग्रुप नंबर, अब देखो ग्रुप नंबर, क्योंकि बेटा ग्रुप नंबर हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब बेटा हम ब्लॉक फाइंड आउट कर लें। अब ध्यान से देखना बेटा आप लोग ग्रुप नंबर, तो बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर ब्लॉक डी है, ये देखो ब्लॉक डी है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, जो सबसे बाहर वाली एस ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन और उससे जस्ट अंदर वाली जो डी सब सेल है या डी ऑर्बिटल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन, दोनों को बेटा सम कर दो। तो इसके सबसे बाहर वाली सेल कौन, एन कौन सा है बताओ, 4 है, और n-1, अगर 4 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा बेटा, 3, तो ns और n-1 मतलब जो सबसे बाहर वाली सेल है और उसके अंदर वाली केवल डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, प्लस s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसका मतलब बेटा इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, 11, ठीक है बेटा। एक बेटा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो बेटा हमारे पास है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 8, कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 और बेटा 2p4। तो बेटा अगर हम यहाँ पर पीरियड नंबर देखें तो बताओ इन सब सेल में 1s 2s 2p मैक्सिमम नंबर कितना है, 2, तो हमें पता लग गया बेटा पीरियड नंबर इसका 2 है। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ किस में एंटर कर रहा है बेटा, p सब सेल में एंटर कर रहा है, तो बेटा अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में एंटर करे तो इसका ब्लॉक भी कौन सा हो जाएगा, p। और बेटा इसका अगर हम ग्रुप नंबर की बात करें तो बताओ भाई इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा। अब आपको पता है अगर इसका ब्लॉक p है, ये देखो बेटा अगर इसका ब्लॉक p है, ठीक है, तो p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा, जो सबसे बाहर वाली ns ऑर्बिटल है, ठीक है, n का मतलब हो गया बेटा आउटरमोस्ट सेल, तो आउटरमोस्ट सेल की जो s ऑर्बिटल है और आउटरमोस्ट सेल की जो p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, मतलब जो आउटरमोस्ट सेल है उनकी s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस उसमें बेटा 10 ऐड कर दो, ठीक है। तो बेटा इसमें आउटरमोस्ट सेल बेटा आपके पास कौन सी है, सेकंड, इसके s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, प्लस बेटा p में कितने हैं 4, प्लस बेटा इसमें कितना ऐड करना है 10, तो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास 16। इट मीन्स बेटा ऑक्सीजन का पीरियड नंबर 2 है, ब्लॉक P है, ग्रुप नंबर 16 है, ठीक है बेटा। ये बेटा हमारे पास था कि हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो हमारे पास है बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस, ठीक है। जैसे बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे वंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट मेटालिक रेडियस। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है बेटा वो हम बेटा बात करें, दैट इज एटॉमिक रेडियस, दैट इज एटॉमिक रेडियस। हमें बेटा बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेटा डिस्कस करना है, ठीक है, इसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी बेटा हमें डिस्कस करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद बेटा जिनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। एक तो बेटा हमें डिटेल से डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियस के बारे में, एक बेटा हमें डिटेल से डिस्कस करना है दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में, ठीक है बेटा। एक हमें डिस्कस करना है बेटा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में, और बेटा एक हमें डिस्कस करना है डिटेल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है, ये बेटा हमें डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस बेटा क्या है कि मान लो बेटा कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर कि उसमें कितनी भी ऑर्बिट हो सकती हैं बेटा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस है क्या बेटा, ये एवरेज डिस्टेंस है न्यूक्लियस और जो लास्ट सेल है, जो आपके पास आउटरमोस्ट सेल है बेटा, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट सेल। बाहर वाली सेल और न्यूक्लियस के बीच की दूरी है ये, बाहर वाली सेल का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इसको हम बोल सकते हैं ये एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट सेल, ठीक है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट सेल, इसके बीच की जो बेटा डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ये बेटा है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब बेटा इसके एक्चुअली में हम 3 टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखना बेटा कौन कौन से टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा जो हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है वो बेटा हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कोवालेंट रेडियस के बारे में। फर्स्ट टाइप दैट इज बेटा कोवालेंट रेडियस, दैट इज कोवालेंट रेडियस, कोवालेंट रेडियस। देखो बेटा कोवालेंट रेडियस क्या होगा, बेटा कोवालेंट रेडियस क्या है कि मान लो बेटा हमारे पास 2 एटम है, ठीक है, और बेटा उन 2 एटम के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है, ठीक है। मान लो बेटा ये एक एटम हो गया और बेटा ये दूसरा एटम हो गया, आपको हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ये इस एटम का न्यूक्लियस, मान लो ये ए एटम है, और मान लो बेटा ये सेकेंड वाला एटम है बी, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो एटम कोवालेंटली बॉन्डेड है, मतलब जिन एटम के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो उनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये जो 2 न्यूक्लियस के बेटा बीच की दूरी है, इसको हम क्या बोल देंगे डी, ठीक है, इसका हाफ। तो इट मीन्स एक्चुअली में हम बोल सकते हैं कि कोवालेंट रेडियस क्या है कि जो 2 एटम है जो कि कोवालेंटली बॉन्डेड है, मतलब 2 एटम के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो उनका जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज कोवालेंट रेडियस। तो हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस of 2 covalently bonded atoms, ठीक है बेटा। 2 कोवालेंट जो जिन एटम के बीच में बेटा जो कोवालेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, इनकी जो न्यूक्लियस की दूरी है इसको हाफ कर दो आप। इट मीन्स बेटा अगर मैं लिखना चाहूँ दैट इज रेडियस कोवालेंट, तो दैट इज बेटा जो ए और बीच की दूरी है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको बेटा मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ये कोवालेंट रेडियस हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें दैट इज मेटालिक रेडियस, दैट इज बेटा मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें मेटालिक रेडियस के बारे में, तो मेटालिक रेडियस क्या है भाई, आपको पता है कि मेटल एटम के बीच में जो बेटा बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है। और बेटा इसमें हम एक टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ कर्नल, KERNEL। कर्नल बेटा क्या होता है, कोई भी जो मेटल एटम है उसके आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है अगर वो सभी को लॉस कर दे, तो लॉस करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आयन बचेगा उसको हम कर्नल बोल लेंगे। जैसे बेटा सोडियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी वैलेंस सेल में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो अगर ये आउटरमोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये क्या बना लेगा बेटा, Na पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह बेटा मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है ना, तो बेटा इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो बताओ क्या बना लेगा, दैट इज Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो कोई भी मेटल आयन अगर उसके आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है अगर वो सभी को छोड़ देता है तो लॉस करने के बाद जो चार्ज बचेगा उसी को हम बोलते हैं बेटा कर्नल। तो ये कर्नल है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, ठीक है।
तो मेटालिक रेडियस का बेटा क्या होगा, आपको पता है मेटल के बीच में क्या है, मेटल मेटल एटम के बीच में आपको पता है मेटालिक बॉन्ड है। तो ये आपके पास दो एडजेसेंट मेटल आयन है, ये बेटा आपके पास मेटल आयन है, ठीक है, एडजेसेंट, क्योंकि आपको पता है ओवरलैपिंग तो होगी नहीं यहाँ पे, जस्ट अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये जो बेटा आपके पास दो एडजेसेंट मेटल आयन है, ठीक है, इनकी जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, ये मान लो कोई मेटालिक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जो दो एडजेसेंट मेटल आयन है, इनकी ये जो बेटा बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम डी बोल रहे हैं, इसका हाफ, इसका अगर हम हाफ करेंगे बेटा तो क्या कहलाएगा, दैट इज व्हाट, मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो बेटा अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे मेटालिक रेडियस, तो बेटा मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस मान लो ये ए और बी, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस उसको आप हाफ कर दो, ठीक है। अगर बेटा इसमें हम इसको थोड़ा लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं सिंपली इट इज हाफ ऑफ द, दैट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है बेटा, बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन, बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन, ठीक है बेटा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयन, किस में बेटा, ये मेटल आयन किस में मिलेंगे, इन मेटालिक क्रिस्टल, इन मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है बेटा। तो मेटालिक क्रिस्टल के अंदर जो दो एडजेसेंट, जो नज़दीक नज़दीक मेटल आयन है, उसकी न्यूक्लियस के बीच की दूरी, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं, उसको आप हाफ कर दो, तो दैट इज बेटा मेटालिक रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा, दैट इज वंडरवॉल रेडियस, दैट इज वंडरवॉल रेडियस, ठीक है बेटा। तो वंडरवॉल रेडियस की बेटा अगर जब हम बात करें तो बेटा देखो वंडरवॉल रेडियस क्या होगा, वंडरवॉल रेडियस क्या होगा कि भाई आपके पास दो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं। अब एटम के बारे में बात नहीं कर रहा बेटा, मान लो कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन्होंने ओबियसली बात है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इट मीन्स ये एक कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, मतलब इस मॉलिक्यूल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये बेटा मान लो कोई दूसरा कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई दूसरा बेटा आपके पास क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो जो दो आपके पास कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर जो दो एडजेसेंट मेटल एटम है जो आइसोलेटेड है, जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, आप देख सकते हो इस एटम और इस एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बेटा, इसकी जो बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है डी, इसको बेटा हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो अब ये जो रेडियस होगा, ठीक है ना, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, दैट इज वंडरवॉल रेडियस। ये जो है आपके पास बेटा दो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एडजेसेंट, जो नज़दीक नज़दीक जो आइसोलेटेड एटम्स हैं, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है, इसको बेटा हमें क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। तो बेटा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमें हाफ करना है, ऑफ टू आइसोलेटेड नॉन बॉन्डेड एटम्स, ये जो दो एटम है ना, ये अलग अलग, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ऑफ टू आइसोलेटेड नॉन बॉन्डेड एटम्स। और बेटा ये जो आइसोलेटेड नॉन बॉन्डेड एटम्स है किसके हैं, ये दो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के हैं, ठीक है, ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। तो ये जो दो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो
इनके जो एडजेसेंट, ठीक है ना, जो पास वाले, जो नेबरिंग जो एटम्स हैं, ठीक है, जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, इसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका हाफ। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज वन डर वॉल रेडियस। तो बेटा वन डर वॉल रेडियस को भी ऐसे हम लिख सकते हैं, दैट इज रेडियस वन डर वॉल। ये जो डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, मान लो बेटा ये ए हो गया, ये बी, ये मान लो ए एटम है, ये बी बी, इसकी बेटा जो डिस्टेंस इसको आप हाफ कर दो। अब बेटा अगर देखा जाए इनमें सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो बेटा वन डर वॉल रेडियस सबसे बड़ा रेडियस है। उसके बाद जो बेटा नंबर आता है वो बेटा है मेटालिक रेडियस। और फिर बेटा जो हमारे पास आता है दैट इज कोवालेंट रेडियस, दैट इज कोवालेंट रेडियस। ठीक है, तो वन डर वॉल, फिर बेटा मेटालिक, और फिर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट, कोवालेंट रेडियस। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा, कैसे चेंज होगा। तो जो क्वेश्चन आता है बेटा हम बोल सकते हैं व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, या एटॉमिक साइज भी बोल सकता है बेटा, एटॉमिक रेडियस, या बेटा वो बोल सकता है एटॉमिक साइज। ठीक है बेटा, दैट इज एटॉमिक साइज इन पीरियड एंड ग्रुप। ठीक है बेटा, इन पीरियड एंड ग्रुप। भाई पीरियड और ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस है बेटा, ठीक है ना, या जो एटॉमिक साइज है वो बेटा कैसे चेंज होगी, ये बेटा हमारे पास आता है। ठीक है, तो बेटा अब अगर मैं बात करूं कि भाई पीरियड में कैसे चेंज होगा, इन पीरियड, देखना बेटा ध्यान से। भाई आपको पता है पीरियड में मूव करने का मतलब बेटा जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल हमेशा सेम रहती हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा वो एक ही सेल में ऐड होते रहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो ऐड हो रहे हैं। भाई अगर हम जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएंगे बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं। और बताओ जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड होंगे तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे। कोई भी पीरियड हो बेटा, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो जेड इफेक्टिव, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बेटा क्या करेगा, इंक्रीज। और बताओ अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो बेटा एटॉमिक रेडियस बोलो या एटॉमिक साइज बोलो, वो क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस बेटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बेटा जनरली जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपको पता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं और प्रोटॉन भी, लेकिन सेल नहीं बढ़ रही हैं। पीरियड में कभी भी सेल चेंज नहीं होते हैं। और बेटा जब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो समझ लेना कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आप बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, और अगर ये ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा तो साइज़ क्या करेगी इसकी, डिक्रीज करेगी। तो पीरियड में बेटा साइज डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें इन ग्रुप का मतलब बेटा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो न्यू सेल्स ऐड होती हैं। ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ न्यू सेल। ठीक है बेटा, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। बेटा जैसे जैसे आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाओगे हर टाइम एक सेल ऐड हो जाएगी। इट मीन्स बेटा जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, और आपको पता है बेटा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी
तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच की दूरी बढ़ेगी, इट मीन्स बेटा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है। और बेटा हम ये देखो, आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो बेटा ये न्यूक्लियस है, पहले मान लो एक सेल थी, आप नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आए बेटा तो एक की जगह अब 2 सेल हो जाएंगी, उसी नेक्स्ट पे आओगे 3 सेल हो जाएंगी बेटा। समझ में आ रहा है? इट मीन्स नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रही हैं। सेल बढ़ेगा तो बेटा एटॉमिक रेडियस भी बेटा क्या करेगा, दैट इज इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो लेफ्ट से राइट तो डिक्रीज करता है, टॉप से बॉटम बेटा इंक्रीज करता है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटा। और दूसरी बात है बेटा, इसके साथ साथ एक फैक्टर और भी है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो बेटा जो जेड इफेक्टिव है, जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। और बताओ पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगा, कम लगेगा तो साइज बढ़ेगी। तो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो एटॉमिक रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। अगर इफेक्ट न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो एटॉमिक रेडियस बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये बेटा ग्रुप में और पीरियड में कैसे चेंज होगा बेटा वो हमने देखा। अब बेटा एक क्वेश्चन और आता है, वो बेटा आपके पास ये है कि भाई बताओ आयोनिक रेडियस क्या है। ठीक है। व्हाट इज आयोनिक रेडियस, व्हाट इज आयोनिक रेडियस बेटा। ठीक है। और आयोनिक रेडियस में भी कैटाइनिक रेडियस क्या है और एनायनिक रेडियस क्या है। कैटाइनिक रेडियस क्या है बेटा और एनायनिक, और कौन सा बड़ा रेडियस है कौन सा छोटा रेडियस है। देखो बेटा आयनिक रेडियस क्या है, भाई आपके पास कोई भी आयन है, ठीक है, तो उस आयन का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और वो जो भी आयन है वो जितना अपना अट्रैक्शन, जहां तक अपना अट्रैक्शन शो करता है उसके बीच की दूरी है बेटा। ठीक है। तो आयनिक रेडियस को हम क्या बोल सकते हैं, ये इफेक्टिव डिस्टेंस है। आयनिक रेडियस बेटा क्या है, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन, जो भी आयन है उस आयन के जो न्यूक्लियस है वहां से और जहां तक ये आयन अपना अट्रैक्शन शो करेगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट एक्सर्ट इट अट्रैक्शन, इट एक्सर्ट इट्स अट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं बेटा आयोनिक रेडियस, जहां तक ये आयन अपना अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है। इस आयन के न्यूक्लियस से लेके और जहां तक अपना ये अट्रैक्शन शो करता है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा जो कैटाइनिक रेडियस है, ठीक है, कैटाइनिक रेडियस का मतलब बेटा हम बात करेंगे कैटाइन की। ठीक है। तो जो कैटाइनिक रेडियस है वो हमेशा उसके क्रॉसपोंडिंग एटम से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ठीक है ना, मतलब जिस एटम से कैटाइन बना है, जैसे मान लो बेटा अगर मैं Na की बात करूं और आपको पता है Na अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो Na पॉजिटिव बन गया, तो इसका जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाइनिक रेडियस। ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो साइज है, ये इसका क्रॉसपोंडिंग एटम मतलब जिससे बना है, तो Na पॉजिटिव का क्रॉसपोंडिंग कौन है, Na। तो Na पॉजिटिव की साइज Na से बेटा क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है। ऐसा बेटा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो भैया सेल भी तो घटती आएंगी। ठीक है बेटा। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं दैट रेडियस ऑफ कैटाइन, ठीक है, ऑलवेज स्मॉलर देन देयर क्रॉसपोंडिंग एटम, जिससे वो मिलके बना है, देन देयर क्रॉसपोंडिंग एटम। ठीक है बेटा, जिससे वो मिलके बना है, ठीक है ना, कैटाइन, तो कैटाइन की साइज उसके एटम से हमेशा स्मॉल होगी। रीजन बेटा क्या होगा, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है भाई, इसके पीछे दो ही रीजन है। एक तो बेटा ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं बेटा, ठीक है ना, वो बेटा क्या कर जाएंगे, यहां पर डिक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। और दूसरा है बेटा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाएगा। बस दो ही रीजन। आप खुद देखो बेटा, सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम आपको पता है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281, मान लो 3 सेल है ये, अब कितनी सेल बचेंगे, 2 और 8, एक सेल तो कम होगी।
अरे भैया जब एक सेल कम होगी, मान लो पहले तो 2 ही सेल थी, ये डिस्टेंस था, पहले 3 सेल थी बेटा, ये डिस्टेंस था। अब बेटा सेल कितनी होगी 2, क्योंकि लास्ट वाली सेल से इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा चुका है। और एटॉमिक रेडियस होता क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच की दूरी है। तो पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, अब रेडियस कौन सा काउंट करेंगे, ये। तो इट मीन्स सेल क्या कर गई, डिक्रीज। और सिंपल सी बात है, पहले मान लो भाई जैसे सोडियम की बात करें बेटा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11, प्रोटॉन भी कितने थे, 11। लेकिन अब Na पॉजिटिव जब बेटा बना, तो Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10, प्रोटॉन बेटा कितने हैं, 11। तो बताओ अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ज़्यादा ताकत से खींचेंगे। पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। इट मीन्स बेटा कि प्रोटॉन बढ़ने की वजह से, जिस प्रोटॉन बढ़ना मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसीलिए कैटायन का रेडियस हमेशा उसके एटम से छोटा होगा। ठीक है। अगर बेटा एनायन का रेडियस बात करें तो ये उसका कैटायन का अपोजिट है, एनायनिक रेडियस। ठीक है बेटा। तो बताओ एनायनिक रेडियस में बेटा क्या होगा, एनायन का रेडियस हमेशा लार्ज होगा। ठीक है, किससे होगा बेटा लार्ज, उसके क्रोस्पोंडिंग एटम से, जिससे मिलके बना है, दैट इज क्रोस्पोंडिंग एटम से। रीजन बेटा वही होगा, जो यहां पर जो रीजन थे उसका अपोजिट होगा। अब एनाइन के रेडियस बेटा क्यों लार्ज होगा, तो रीजन हम बेटा बताओ क्या लिखेंगे। एक तो भाई यहां पर नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो बेटा क्या कर जाएंगे, आपके पास इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, यहां पर कम हो रही थी कैटायन में। दूसरा कैटायन में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, तो यहां पे कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बेटा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो अगर अब मैं कहूं इनको तीनों को अरेंज करना, तो भाई सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है, अगर बेटा हम ऑर्डर की बात करें तो एनायनिक रेडियस सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आएगा बेटा जो एटम होगा उसका रेडियस, और सबसे छोटा रेडियस किसका होगा बेटा, दैट इज कैटायनिक रेडियस। ठीक है बेटा। तो एनायनिक रेडियस, उसके बाद बेटा आपके पास जो भी आपके पास एटम है उसका रेडियस, और कैटायन का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, रेडियस ऑफ एनायन, फिर बेटा रेडियस ऑफ एटम, फिर बेटा रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, एनायन का सबसे बड़ा होगा बेटा।